तो एक तरफ वो बच्चे थे जो अपने हकों के लिए लड़ रहे थे और जिनके साथ जिस तरह का सलूक हुआ, मैं समझता हूं कि वो देश के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। मैं अन्याय नहीं देख सकता हूं, ना मैं अन्याय सह सकता हूं, ना अन्याय देख सकता हूं कि जिन लोगों को महापुरुषों के संघर्ष की वजह से बहुत कुछ मिला है, उनको अपनी साथियों का, अपने परिवारों का, अपने जमात के लोगों का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनको हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। कि सरकारों को शिक्षा से दिक्कत है और सरकार चाहती है कि बेहतर शिक्षा ना मिले, क्योंकि बेहतर शिक्षा एक बौद्धिक व्यक्ति को जन्म देती है और जब एक बौद्धिक व्यक्ति तैयार होता है तो वो सवाल करता है। सरकार सवाल से डरती है। और मैं अधिकारों के लिए लड़ना भी जानता हूं और अधिकारों को छीनना भी जानता हूं। मैं जानता हूं मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, मैं इस बात को मानता हूं। जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों करोड़ों रुपए माफ हो जाते हों, वहां गरीब आदमी का 10,000 5,000 किसान के बिजली के बिल पे कनेक्शन काट के जेल में डाल दिया जाए, जहां बड़े बड़े उद्योगपति निकल जाएं प्लेन में बैठ के, वहां किसान को पकड़ के बंद कर दिया जाए। बड़ा आप समझते हैं सिस्टम कितना अच्छा है। अगर संविधान में अवसर की समानता नहीं होती, आर्टिकल 16 अगर अवसर की समानता देता, तो बताइए कि मिडिल क्लास तैयार हो पाता क्या? ये नौकरी सरकार ने नहीं दी है आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है नौकरी आपको। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की वजह से, आर्टिकल 39B की वजह से बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुए, 16 बैंकों के, जिसकी वजह से रिजर्वेशन पॉलिसी बैंकों में फुलफिल हुई और जिसकी वजह से SC ST OBC के लोग बैंक्स में आए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। तो देश तभी मजबूत होगा जब देश का हर एक तबका जो है वो मुख्य धारा में आ जाएगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है एजुकेशन। सच ये है कि आज मेरा मन यहां नहीं। उसका कारण ये है कि मैंने महापुरुषों से जो सीखा है, मैंने उसको अपने जीवन में धारण किया। आज दिल्ली में जो सुबह हुआ वो बड़ा पीड़ादायक था और मुझे वहां रहना चाहिए था, क्योंकि मैं 2 दिन पहले जाके उनसे वादा करके आया था, 3 दिन पहले, कि मैं उनकी मदद करूं। लेकिन इस कार्यक्रम का भार भी मेरे ऊपर था। मुझे लगा कि अगर मैंने ये कार्यक्रम छोड़ दिया तो उनको लगेगा कि मैं आना नहीं चाहता। तो एक तरफ वो बच्चे थे जो अपने हकों के लिए लड़ रहे थे और जिनके साथ जिस तरह का सलूक हुआ, मैं समझता हूं कि वो देश के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये सामने था और ये भी सामने था कि यहां आके इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करानी। तो फिर ये तय किया गया कि आधे लोग उधर जाएंगे और मैं अकेला इधर आके इस कार्यक्रम को कोशिश करूंगा कि कार्यक्रम सफल हो जाए। और ये भी एक फैक्ट है कि मैंने साथियों को बताया भी नहीं कि मैं यहां आ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं उनको बता देता तो शायद वो फिर मुझे यहां आने में और देर करते और निकलने भी ना देते। तो बड़े ठहरे हुए मन से मैं यहां आया हूं। मैं अन्याय नहीं देख सकता हूं, ना मैं अन्याय सह सकता हूं, ना अन्याय देख सकता हूं। तो इसलिए मैं बेचैन हूं कि कब मैं यहां से जाके वहां पहुंचूं और जाके उनकी मदद करूं, क्योंकि मैंने अपने महापुरुषों से कमिटमेंट सीखा है और मैं उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ही लोग मुझे जानते हैं। मैं जब आपकी यूनियन के साथियों से कहीं मिला था अनिल जी के जरिए, तब मेरी आपकी यूनियन के साथियों से काफी बात हुई। और आज जब मैं याद कर रहा था 2017, मुझे नहीं याद है किसी बैंक की यूनियन ने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया था। मैं उस बैंक का, मैं माफी चाहते हुए मुझे याद नहीं कि वो बैंक कौन सा था। आई थिंक यूनियन बैंक ही था। यूनियन बैंक और अनिल मेरी लाइफ में बड़ा एक अच्छी बॉन्डिंग है। मैं इसको इस तरह बताता हूं। 9 तारीख को हमारे यहां एक बड़ा दुर्घटना हुई सहारनपुर यूपी में, और आई थिंक 13 या 14 तारीख में मुझे आपके यहां आना था। और मैं सच बताते हुए कह सकता हूं कि पहली बार मेरे मन में उत्साह भी था काम के साथ साथ,
कि मुझे प्लेन में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि इन्होंने मेरे प्लेन के टिकट कराए थे। टू बी प्रैक्टिकल, सच कहने में कभी वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये था कि भाई प्लेन से जाने का मौका मिलेगा, कार्यक्रम में आने की खुशी थी, लेकिन प्लेन में आने की वजह से और ज्यादा खुशी थी। लेकिन फिर वो इंसिडेंट हुआ, तो मैंने इनसे कहा कि अब तो मेरे ऊपर खूब मुकदमे लग गए, पुलिस मुझे खोज रही है। मगर बैंक के साथ ने कहा आप आ जाओ किसी तरह से, एक बार आप महाराष्ट्र आ जाओ, मुंबई, तो फिर तो हम देख लेंगे सब चीजें। तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, मेरी वजह से आपके ऊपर कोई परेशानी ना आए, तो इसलिए मैं नहीं आऊंगा। तो मैं भी बैठे याद कर रहा था कि यार वो कौन सा बैंक था जिसने मुझे बहुत दिन पहले 2017 में इनवाइट किया था। और मेरे मन में ऐसी तस्वीर बन रही थी कि आई थिंक यूनियन बैंक के लोगों ने मुझे बुलाया था। आज फिर वो दिन है और मैं आपके बीच में हूं। जब कोई कर्मचारी साथी किसी परेशानी को लेके, क्योंकि मैं SC/ST वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूं, मैं पार्लियामेंट की 2 इंपोर्टेंट कमेटी का मेंबर हूं। एक होम कमेटी जो बहुत इंपोर्टेंट कमेटी है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और बहुत सब चीजों पे, फॉरेन पॉलिसी, सब चीजों पे उसमें काम होता है। उसमें भी कंसल्टिव स्टैंडिंग दोनों कमेटियां हैं। और फिर SC/ST वेलफेयर। तो जब कोई मेरे पास आता है तो मेरा जो रवैया बड़ा सख्त होता है। मैं उसकी मदद करने से पहले बस एक ही बात पूछता हूं सिंह साहब उससे कि क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? आप नौकरी में आगे हो, अपने और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हो, क्या महापुरुषों की बात के साथ कभी खड़े हुए पे बैक टू सोसाइटी की? मुझे नहीं, किसी को भी। तो मेरा कई बार सवाल ये होता कि वो कहता कि हाँ सब करते हैं, तो मैं पूछता हूं क्या करते हो? कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, कोई कहता है हम फूले साहब की करते हैं, कोई कहता है साहू जी की करते हैं। तो मैं कहता हूं कि बस यहीं तक आपका पेबैक है। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट उनके पास यही होता, किसी बच्चे की फीस दी, किसी गरीब परिवार का हाथ पकड़ा, किसी का एडमिशन कराया, किसी को ताकत दी। और मेरे आज भी याद है, एक और बैंक था, उसके कर्मचारियों को मैंने बहुत डांटा। वो मदद के लिए आए थे, तो उनको ऐसा लगा होगा कि ये आदमी तो मदद करने की बजाय हम पे गुस्सा हो रहा है। मेरा गुस्सा मेरे आधार पे जायज है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को महापुरुषों के संघर्ष की वजह से बहुत कुछ मिला है, उनको अपनी साथियों का, अपने परिवारों का, अपने जमात के लोगों का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनको हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं कई बार नाराज होता हूं। अंत में उनकी मदद करने की जितनी मेरे अंदर हिम्मत होती है, जो सही है, मैं उसमें मदद करने के लिए पूरा प्रयास करता हूं। लेकिन ये जरूर कहता हूं कि चलो अब तक नहीं की तो आगे जरूर करना। तो मैं जिन महापुरुषों को याद कर रहा था, नमन कर रहा था, उनके पीछे भी मेरा एक कारण है। मेरा अनुभव ये कहता है कि तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि जीवित व्यक्ति कभी भी परिवर्तित हो सकता है और विचार कभी अस्थायी नहीं होते, समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। मैं भी ये मानता हूं कि जीवित व्यक्ति महापुरुष नहीं हो सकता है। और ये बात बाबा साहब को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलती भी है कि जब उन्होंने पढ़ते हुए अपनी यूनिवर्सिटी से एक लाइन कट कर दी थी, जो बड़े स्लोगन्स वहां लिखे हुए थे लंबे समय से, कि महापुरुष पैदा होते हैं और महापुरुष मर जाते हैं। व्यक्ति पैदा होता है, व्यक्ति मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं, महापुरुष भी मर जाते हैं। तो बाबा साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, और जब ऑब्जेक्शन किया तो बाबा साहब को अपनी बात रखने का मौका मिला कि भाई ये आपने क्यों किया? जो लाइन इतने लंबे समय से लिखी है, विद्वानों ने लिखी है, आपने उसको कैसे चैलेंज कर दिया कि लाइन सही नहीं है? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं मानता हूं कि महापुरुष पैदा नहीं होते, क्योंकि जीवित व्यक्ति महापुरुष नहीं हो सकता है। उसके जाने के बाद उसके जीवन में उसने क्या काम किया है, उसका समाज को क्या लाभ हुआ है, उसका देश को क्या लाभ हुआ है, उसका सोसाइटी को क्या लाभ हुआ है, उसके आधार पर समाज आकलन करके तय करता है कि ये महापुरुष था या कोई ठग था
कोई दुश्मन का एजेंट था या कोई गुमराह करने वाला आदमी था, लेकिन कब? जब वो आदमी चला जाता है, इस दुनिया में नहीं रहता। तो उन्होंने कहा महापुरुष पैदा नहीं होते, महापुरुष तो अपने जीवन के संघर्ष के बाद समाज निर्णय लेता है कि आदमी महापुरुष था या क्या था। और दूसरा, महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो। तो मैं ये जो दो लोग हैं इनसे बड़ा प्रभावित हूं। हालांकि मैंने अभी तक उनके बारे में आज बहुत सुना है, अब से पहले देखा नहीं, लेकिन जब यहां खड़ा होकर कोई आपके लिए बोल रहा था तो मैं समझ रहा था, मराठी नहीं इतनी समझता हूं, कि वो आपके प्रशंसा में जो कुछ कह रहा था वो सब आपके प्रशंसा में था। ये आपने कमाया है, आपको इसके लिए बधाई, और आप ऐसे आगे बढ़े इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और अनूप भाई के लिए तो मैं क्या कहूं, सोचा तो अनूप भाई कुछ ऐसा ही था। 2017 से पहले बहुत सारी पाठशालाएं खोली और महसूस किया कि सिस्टम में कुछ दिक्कतें हैं, उनको खुद से ही ठीक करना पड़ेगा, किसी को दोष देने के बजाय अपने आप निकल के कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारी पाठशालाएं खोली भीम आर्मी के माध्यम से, और फाउंडेशन मजबूत हो इसके लिए प्राइमरी स्कूल में बड़ा काम किया। मैं हिंदी मीडियम का हूं तो मैं समझता हूं कि हिंदी मीडियम में रहते हुए कई बार अंग्रेजी से जब सामना होता है तो बड़ा तकलीफ होती है। तो बहुत सारी पाठशालाएं खोली, वो पाठशालाएं अच्छी नहीं लगी सरकार को। जब वो अच्छी नहीं लगी तो महसूस हुआ कि सरकारों को शिक्षा से दिक्कत है और सरकार चाहती है कि बेहतर शिक्षा ना मिले, क्योंकि बेहतर शिक्षा एक बौद्धिक व्यक्ति को जन्म देती है, और जब एक बौद्धिक व्यक्ति तैयार होता है तो वो सवाल करता है। सरकार सवाल से डरती है, सरकार जागरूकता से डरती है। वो कोई सरकार XYZ में किसी पे आज वो नहीं कर रहा हूं, मैंने सभी सरकारों को देखा, ये किसी एक सरकार का किया धरा नहीं। जिनको भी मौका मिला है उन्होंने ये तय किया है कि हमें इतना ही काम करना है कि अगली बार फिर इनको हमारी जरूरत महसूस हो, अगर जरूरत महसूस नहीं तो फिर हम नहीं रहेंगे। ये जो लॉजिक है ये बड़ा खतरनाक है कि अगर इनको हमारी आवश्यकता नहीं रही तो हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, इसलिए इनको अपने पैरों पे नहीं खड़ा करना। तो बहुत सारी पाठशालाएं खोली, मगर जो मैंने आपको किस्सा बताया यूनियन बैंक वालों का ही था। इन्होंने मुझे बुलाया और वो इतने समय में वो, और तब ये मुझे अगर जानते थे तो इसी पाठशालाओं की वजह से, लेकिन फिर वो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और मैं बहुत सारे मुकदमों में घिर गया। मेरा टीवी में बड़ा नाम चला कि साहब उसने ये कर दिया है, और ये बहुत क्या बता सकता हूं, बड़ा अजीब लगता था देख के कि निर्दोष होते हुए एक वकील को किस तरह से जो है सिस्टम ने शिकार कर दिया। फिर जेल गया, 4 महीने बाद बेल हो गई। उससे पहले जेल उस तरह नहीं गया था, तो अब सोचा कि सुबह बेल की खबर आई तो उत्साह पैदा हुआ कि परिवार में जाएंगे, अपना काम करेंगे, खुले आसमान की रोशनी देखेंगे, अपने मन का खाने का, पहनने का, घूमने का मौका मिलेगा। ऐसे अंधेरा हुआ, रात को 2:30 बजे कुछ लोग आए, मुझसे कहा कि जे आप बैरिक से बाहर निकलिए। मुझे लगा कि भाई ये तो अच्छा नहीं है, रात को तो कोई खुलाता नहीं। आप जेल के बारे में एक बात आपको बता देता हूं, जेल का दरवाजा अंदर से बंद नहीं होता है, बाहर से बंद होता है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप एक्सपीरियंस करके देख लेना, क्योंकि ये तो अच्छा नहीं है भाई। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप कभी देखोगे तो आपको पता लगेगा। मैं ही बता रहा हूं, आपके जीवन में ये दिन नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। जेल का जो दरवाजा होता है, जहां बंदी बंद होते हैं, प्रिजनर बंद होते हैं, वो अंदर से बंद नहीं होता। इसलिए नहीं बंद होता कि कभी भी जेल के जो अधिकारी है वो उसको खुलवा सकते हैं चेक करने के लिए। आप अंदर से बंद कर लो तो वो क्या करेंगे? तो वो सिक्योरिटी पर्पज से भी, और कई बार कुछ इस तरह के क्राइम हो जाते हैं तो वो बाहर से बंद करते हैं। तो इसलिए रात में डरते हैं वो लोग कि भाई निकलेंगे तो क्या पता कोई दुर्घटना के शिकार हो जाए कि रात में कैसे निकला। दिन के उजाले में तो समझ आता है, हालांकि अब तो दिन का उजाला भी आज के घटना को देख के सेफ नहीं है। अब तो दिन के उजाले में भी बहुत कुछ होने लगा है। तो रात को 2:30 बजे जब उन्होंने निकाला तो मैंने कहा तो मैं तो नहीं जाऊंगा भाई आपके साथ, मुझे तो आप पे भरोसा, आपने मुझे जेल में घेर दिया तो मैं तो नहीं आऊंगा। तो
तो मैंने कहा एक अधिकारी है, उनको बुला के लाओ, उन पर मैं भरोसा करता हूँ, वो आके मुझसे कहेंगे तो मैं आपकी बात को मानूंगा। तो खैर उन्होंने उस अधिकारी को बुलाया तो उन्होंने मुझसे कहा चलिए। मैंने कहा क्या बात है, सर्दियों के दिन थे, 2 नवंबर, कि नहीं चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है साहब चलते हैं। तो गए तो इतनी बड़ी फाइल रखी हुई थी 8000 पेज की, उस पर लिखा हुआ था NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। मुझे बताया गया कि आपके ऊपर ये NSA तामील कर दी गई है, अब आपको 12 महीने और जेल में रहना। तो बड़ा शौक था, तो मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक हुआ यार, ये तो सारे सपने दिल के अरमा आंसुओं में सब चले गए। तो फिर मैंने तय किया कि कोई बात नहीं। मैंने उनको सिग्नेचर किया, एक कॉपी को, कहा बाकी 2 कॉपी सुबह सिग्नेचर करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब जाके सोऊंगा। उस दिन मेरी समझ में एक बात आई, अनुप भाई आप अध्यापक हैं, आपके फादर वकील थे, मेरे फादर अध्यापक थे, मैं वकील हूं। और आपके जैसा काम करने गया तो पकड़ा गया। तो उस दिन मुझे समझ आया कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, वो ऐसे नहीं कहा है। राजनीतिक सत्ता वो सुनहरी चाबी है जिससे आप अपनी सारी परेशानियों का हल कर सकते हैं। उस दिन मेरी समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। उसका मैं आपको कारण बताता हूं। मैं फिर भी आके आपके वाला काम कर लेता पढ़ाने का, लेकिन मुझे समझ आया कि इंडिविजुअल हम लोग समाज के सहयोग से हजारों लोगों को तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पावर बना लें तो हम एक पॉलिसी बना के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। एग्जाम्पल कि अब मैं अभी अमेरिका टूर से लौटा था, तो मैंने वहां के एजुकेशन सिस्टम को देखा, तो वहां क्लास 1 से 12 जो एजुकेशन है वो फ्री। हमारे यहां भी है, 1 से 12 नहीं है, मगर RT के जरिए 2009 में हमारे यहाँ कानून बन गया था कि 6 से 14 साल के बच्चे को हम लोग शिक्षा देंगे। लेकिन एजुकेशन कैसी, सवाल ये, अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो फिर उस एजुकेशन का मतलब क्या है? अगर वो 5 साल का बच्चा अपना नाम नहीं लिख पा रहा है, अपने पिताजी का नाम नहीं लिख पा रहा है, अपने बारे में कुछ लिख नहीं पा रहा है, तो वो कितना तैयार है? मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, मैं गांव में पैदा हूं, मैं जानता हूं फाउंडेशन जितनी मजबूत होती है, बिल्डिंग उस कितनी भी शानदार आप बना लो वो मजबूत ही रहती। फाउंडेशन कमजोर होगी, नींव कमजोर होगी तो गिर जाएगी हल्के से भाग। जोखिम यही हो रहा है देश के एजुकेशन सिस्टम में। तो मैंने कहना शुरू किया कि हम कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त करेंगे, बट क्वालिटी एजुकेशन देंगे सबको, XYZ कोई हो जाए, और उसको उसके पैरों पे खड़ा करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि क्लास 6 के बच्चे का एडमिशन होगा, जो बच्चा 6 साल का होगा उसी का एडमिशन होगा। तो 12, 6, 18, तो यानी कि जब वो बच्चा बालिग होगा 12वीं के बाद, तो अपने पैरों पे खड़ा होगा, उसके अंदर इतनी क्षमता होगी कि वो प्रोफेशन चूज कर पाएगा। कई बार तो हम यही देखते हैं कि जिसने जो गाइड कर दिया बच्चा वही कर जाता, बाद में कहता है कि साहब ये तो मैं चाहना ही नहीं चाहता था, पापा चाहते थे, मम्मी चाहती थी, भैया कह रहे थे ये कर लो। जैसे मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं था, मेरे फादर चाहते थे मैं कॉमर्स लूं और मैं चाहता था कि मैं ड्राइंग लूं, तो मेरे फादर ने कहा कॉमर्स लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है साहब, क्योंकि अब पिताजी का आदेश तो शर्मा थे, उसमें क्या करता। और हुआ क्या कि वो बस कॉमर्स वो बड़े करीब से ही पास हुई वो, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं था। भाई जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता वो तो एक तरह से थोपी हुई चीज होती है, उसमें फिर आदमी क्या कर सकता है। तो उससे पहले तो नहीं दिया, 8 तक, 9, 12, 10th में उन्होंने कह दिया। फिर फादर साहब ने कहा कि भाई आपको लॉ करनी है। हमने कहा हमारा इंटरेस्ट नहीं है। कि इंटरेस्ट नहीं, बस आपको अब जज बनना है, क्योंकि जुडिशरी में बड़ा दिक्कत है, गरीब लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैंने कहा सारी चीजें मेरे ऊपर ही आती है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने लॉ की। तो वो मेरे लिए करना अच्छा रहा। माँ बाप जब कुछ चीज रास्ता दिखाते हैं तो वो गलत नहीं होता है, वो आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। तो क्योंकि तब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए मानसिक रूप से उतने तैयार नहीं होते जब आप छोटे होते। आज उनके उस लॉ का ही नतीजा है कि मैं यहां खड़ा हूं, क्योंकि मैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हूं और मैं अधिकारों के लिए लड़ना भी जानता हूं और
अधिकारों को छीनना भी जानता हूं। मैं जानता हूं मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, मैं इस बात को मानता हूं। तो इसलिए उस दिन मेरी बात समझ में आ गई, जब मैं निर्दोष होते हुए मुझे कोर्ट ने बेल दे दी, फिर मेरे ऊपर ऐसे लगा दी गई, मुझे फिर से 12 महीने के लिए बॉन्ड कर दिया गया, तो तब मुझे एहसास हुआ कि कितनी शक्ति है राजनीतिक व्यवस्था में। जिनके पास सत्ता है वो किसी भी निर्दोष को जेल में डाल सकते हैं और किसी भी दोषी को बरी कर सकते हैं, उसको फ्री कर सकते हैं। फिर मैंने ये वाला काम कम करके ये वाला काम ज्यादा कर लिया और उसका नतीजा ये है कि आज मैं लोकसभा में हूं और मैं कोशिश करता हूं कि अटेंडेंस पूरी रखूं, लेकिन कई बार कहीं ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि छोड़ना पड़ता है। लेकिन डिबेट मेरे मुकाबले किसी की नहीं होगी, जब वो पुराना हो चाहे नया हो, चेक करके देखें ऑन रिकॉर्ड। जितना पार्लियामेंट में जितने विषयों पे मैं बोला हूंगा शायद ही कोई बोला होगा, और मैं गारंटी से कह रहा हूं आगे मैं जितने दिन ये रहूंगा मुझसे ज्यादा विषयों पे कोई पार्लियामेंट में डिबेट नहीं करेगा। और मैं डिबेट को भी हंसी मजाक के उसमें कोशिश करता हूं कि जेन्युइन इश्यूज पे वो हो जाए। मैंने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा काम किया, हमारे यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग रहे थे बिजली के, मुझे अवसर मिला लोकसभा में सवाल पूछने का। उसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में जो बिजली के मीटर प्रीपेड मीटर लग रहे थे, जिनको कहते थे कि भाई पहले वो था ना, वो एक ऐड आता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो उसमें क्या है कि पहले आप रिचार्ज करा लें फिर आपको बिजली मिलेगी, जैसे रिचार्ज खत्म बिजली गोल। कई बार गरीब आदमी है, नहीं काम मिला, नहीं पैसे हैं, तो उसको बिजली नहीं मिलेगी, तो ये कौन सा न्याय है। तो इसलिए जो है, जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों रुपए, आप बैंकर से ज्यादा कौन जान सकता है इस बात को, जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों करोड़ों रुपए माफ हो जाते हों, वहां गरीब आदमी का 10,000 5,000 किसान के बिजली के बिल पे कनेक्शन काट के जेल में डाल दिया जाए, जहां बड़े बड़े उद्योगपति निकल जाएं प्लेन में बैठ के, वहां किसान को पकड़ के बंद कर दिया जाए। बड़ा आप समझते हैं सिस्टम कितना अच्छा है। तो इसलिए उस लोकसभा की वजह से यह हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिला। एक सवाल की वजह से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। मंत्री जी ने मुझसे कहा, मैंने मंत्री से एक ही बात पूछी, ये कंपलसरी है या ऑप्शनल है? तो मंत्री जी ने कहा ये ऑप्शनल है। मैंने कहा आपकी सरकार जबरन लगा रही है, तो अगर कहीं लग रहा है तो आप बता दो, हम कार्रवाई करेंगे। तो फिर वो, इसका मतलब सरकार जोर जबरदस्ती कर रही थी। फिर हमने उसको हाई किया, पूरा उस पर प्रोटेस्ट किया। अंत में सरकार को बैक होना पड़ा कि ये जबरन नहीं लगेंगे, पोस्ट पेड मीटर से काम चला, प्रीपेड नहीं लगेंगे। तो इसलिए वो बहुत बड़ी जगह है और वहां मैं अपने मन से नहीं गया, मुझे मेरे लोगों ने चुन के भेजा है, वोट देके, नोट देके भेजा है। मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, कितनी तनख्वाह थी आप बेहतर जानते हैं। उसमें उन्होंने 6 बच्चों को पढ़ा लिखा के तैयार किया है, उनके खाने पीने रहने एजुकेशन सारी व्यवस्थाएं की हैं। तो मुझे तो मेरे लोगों ने आज के वर्तमान के हालातों पे चुन के वहां भेजा है कि ये जाके हमारा काम करेगा। और मैं विश्वास से कहता हूं, जितने एम्प्लॉय यहाँ हैं, जितने भी जो आज यहाँ नहीं है सुन रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो साथी जानते हैं कि जब कोई विषय मेरे पास आता है तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको निराशा ना झेलनी पड़े। क्यों भाई यूनियन बैंक के साथियों बताओ, जब कोई विषय मेरे पास आता है क्या निराशा झेलनी पड़ती है? हाँ, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके हितों की रक्षा कर सकूं, क्योंकि आपने मुझे चुन के वहां भेजा है प्रतिनिधि के तौर पर। और मैं यहाँ आज इस मंच पे तमाम महापुरुषों के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को और मान्यवर काशीराम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अगर संविधान में अवसर की समानता नहीं होती, आर्टिकल 16 अगर अवसर की समानता देता, तो बताइए कि मिडिल क्लास तैयार हो पाता क्या? ये नौकरी सरकार ने नहीं दी है आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है नौकरी आपको। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की वजह से, आर्टिकल 39B की वजह से बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुए, 16 बैंकों के, जिसकी वजह से रिजर्वेशन पॉलिसी बैंकों में फुलफिल हुई और जिसकी वजह से SC ST OBC के लोग बैंक्स में आए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। अगर अवसर की समता नहीं होगी तो आज भी आप देख रहे हो कि पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक कौन करा सकता है बताना? वो जिसके पास पैसा है या वो जिसके पास रोटी भी खाने को नहीं? कौन करा सकता है? जिसके पास पैसा है या वो जिसका पावर स्ट्रक्चर में जिसकी कहीं ना कहीं सेटिंग है, वो करा सकता है जो किसी को जानता ही नहीं। ये दोनों काम वही करा सकते हैं जो ताकतवर लोग हैं। इसलिए गरीब जो हैं, मेहनतकश लोग पेपर लीक भी नहीं करा सकते और पेपर आउट करा के उन तक पहुंच भी नहीं सकता। तो इसलिए जब निष्पक्षता नहीं होती, फ्री एंड फेयर नहीं होता, तो तकलीफ होती है। और 21 लोग बच्चों ने सुसाइड किया है।
बड़ी तकलीफ होती है उनके माँ बाप को देख के कि ये वो देश है जिसको लोकतंत्र की माँ कहा जाता है। देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हम लोग हैं, लेकिन बस वो कागजों में, किताबों में रह गया है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी पूरी टीम को, और मेरा संदेश आपको ये है, आपसे नाराज इसलिए नहीं हो सकता कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके काम को सराहता हूं। आपने 108 बच्चों को या 108 बच्चों के लिए आज जो आपने नए इस साल का जो रोड मैप तैयार किया, मैं उसके लिए यूनियन बैंक की जो SC/ST एम्प्लॉय यूनियन है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप वाकई में काबिलियत का काम आपने किया। बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी को डांट के, किसी को समझा के, किसी से लड़के, सब लोगों में ये भाव पैदा हो जाए कि वो याद रखें। देखिए, शरीर का अगर एक हिस्सा कमजोर रहेगा तो शरीर मजबूत नहीं हो सकता है, उसको परफेक्ट नहीं कह सकते हैं। सोचे मेरी टांग अगर कमजोर एक रह जाए राइट साइड की, तो क्या मैं उस गति से दौड़ सकता हूं जिस गति से दूसरे धावक दौड़ पाएंगे? तो देश तभी मजबूत होगा जब देश का हर एक तबका जो है वो मुख्य धारा में आ जाएगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है एजुकेशन। हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम पे बहुत काम करने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं आएगा और उसका लाभ व्यक्ति को उस तरह नहीं मिलेगा। आप सोचो, मुझसे कई बार डिस्कशन होता है, कहते हैं कि हमारी आबादी ज्यादा। मैं मानता हूं आबादी ज्यादा है, लेकिन अब इसका मतलब हत्या तो नहीं कर सकते लोगों की। इसका उपाय क्या है? तो हमें इसके लिए चाइना की तरफ देखना चाहिए कि उन्होंने अपनी आबादी को अपनी शक्ति बनाया। जिस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम दुनिया पर निर्भर है, वो मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में भी शुरू कर सकते हैं। हम अपने लोगों को काबिल बना सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट तो वो कागजों में है, वो जमीन पे, क्योंकि हम वहां, हमें पता है अगर वो जमीन पे आ जाए तो उसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। और आप अगर अपने लोगों में काबिलियत पैदा कर दोगे तो दुनिया में उनका सम्मान होगा। आज भी आप चेक कर लो, वर्क फ्रॉम होम जब से कोरोना का आया था, कितने लोग, बैंकर्स भी, कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। दुनिया में लोगों, काम करने वाले लोगों की जरूरत है, लेकिन किन की? जो टेक्निकली साउंड करते हैं, जो मजबूत हो, जिनकी जरूरत हो। तो हमें अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी है। गवर्नमेंट अगर अच्छी एजुकेशन देगी, वो कहीं की गवर्नमेंट, और उन बच्चों के अंदर वो क्षमता पैदा हो जाएगी। आज एआई तो कितनी जॉब्स को, अब आपको लग रहा है एआई से डरा हुआ है पूरा प्राइवेट सेक्टर। उनको लगता है एआई जितना वो करेगा उतना जॉब्स खत्म हो जाएगी। एक आदमी का काम, 100 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है। अभी 10 का करने लगा है, कुछ दिनों में 100 का करेगा। तो ऐसे में तो सामाजिक न्याय और ये अवसर, भाई सामाजिक न्याय की बात आप कर रहे हो। सामाजिक न्याय क्यों? क्योंकि इस देश ने लंबे समय तक सामाजिक अन्याय को देखा है। अगर सामाजिक अन्याय नहीं होता, सामाजिक न्याय की क्या जरूरत पड़ती? बताओ आप मुझे। अगर इनक्वालिटी ना होती तो इक्वालिटी की क्या जरूरत पड़ती? गैर बराबरी इस देश ने लंबे समय देखी है, और सामाजिक अन्याय इस देश ने लंबे समय तक देखा है। और सामाजिक अन्याय के शिकार लोग आज अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी शक्ति को हमें सराहना चाहिए कि कहां से उठ के उन्होंने कहां तक आजादी के बाद इस संविधान के जरिए सफर किया है। जहां वो दिखते भी नहीं थे, आज वो बड़ी मजबूती से स्टैंड कर रहे हैं। ये उनकी शक्ति। और अगर अवसर की समानता रही, अवसर की समता रही, और ये कारवा ऐसे आगे बढ़ता रहा, तो एक दिन भारत वास्तविकता में विश्व गुरु बन जाएगा। अभी तो चेला नहीं है कोई, तो इसलिए गुरु नहीं हो सकते हैं। हम कंपैरिजन भी उनसे करते हैं जो, जिनका हमसे कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। मैं ये कहूं जीएम होके कि भाई मैं उससे क्या नाम, क्लर्क से अपना कंपैरिजन करूं, तो ये कौन सी बात हुई? आप जीएम है तो जीएम से कंपैरिजन कीजिए ना भाई। तो हम उन देशों से कंपैरिजन करें ना जो विश्व शक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम उनसे करें कि हमारा पड़ोसी बहुत कमजोर है तो हम महान हो गए। ये क्या बात हुई? हम उनसे अपना मुकाबला करें ना। हमें देखना है कि हम कहां खड़े हैं। हम इतनी बड़ी शक्ति हैं, इतना लंबा चौड़ा इतिहास है हमारा, तो हम कहां खड़े हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सामाजिक न्याय, इसके लिए भी अच्छी नीयत वाले लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक अच्छी नीयत के लोग नहीं होंगे तो तब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। एक बात सिंह साहब ने कही थी, मैं उसको और मजबूती से कहूंगा, आप पे अवसर कम है। आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि आप उस तरह की जद में आ जाएं, क्योंकि आप पे बैक सपोर्ट नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना, मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। आप कोई कदम ऐसा मत उठाना जिसकी वजह से आपकी बात को रखने में हमें भी ये महसूस हो कि ये तो काम ही गलत है, इसकी सिफारिश कैसे की जाए। बात, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, इसलिए आपसे बात कह रहा हूं। आपके साथ अन्याय होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि न्याय छीन के आपके हाथ तक लाके दे देंगे, लेकिन आप गलत मत होना। क्योंकि जब आप गलत होंगे तो फिर न्याय, ये चरित्र अन्यायपूर्ण नहीं है कि फिर अन्यायपूर्ण होकर भी सिर्फ इसलिए लड़ा जाए कि आप मेरे अपने हो।
वो सब भारतीय अपने हैं जिन भारतीयों ने इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करना कि आपके ऊपर ये दाग ना लगे। हालांकि आजकल तो अच्छी मशीनें आ रही हैं, दाग धुल जाते हैं। ये तो आपके सामने ही दाग धुल जाते हैं, महाराष्ट्र में धुलने वाले हैं। बस ये दाग धुलते रहे ऐसे कि दोबारा किसी पर दाग ना लगे। मैं बड़े पीड़ा के मन से आपको अपनी बात खत्म करने से पहले आपके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूं। विश्वास कीजिए कि आज मैं आप लड़ रहा होता अगर यहाँ ना होता, लेकिन आज मैं यहाँ तो आपको तो बधाई दे सकता हूँ, पूरी टीम को बधाई। और अगली बार मेरी जगह भले ही कोई और आए, मगर जब आपका 109वां अवसर आए यूनियन बैंक का, तो 109 बच्चों को फिर से हम लोग जो है अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए कोशिश करें। इस कोशिश को मैं सराहता हूँ। जो अवार्ड आप लोगों ने चलाए हैं, जिसमें आज एक बहुत प्यारी बहन और अनूप भाई से जो है मुलाकात हुई, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अनूप भाई, बहुत बधाई आपको यार। आप समझोगे शिक्षा क्या, ये सिर्फ कहने से नहीं होता है। मैं एक अध्यापक का बेटा हूँ, मैं शिक्षा की अहमियत को समझता हूँ। ये वास्तविकता में शेरनी का दूध है। ये जंप लगाता है जो बच्चा मुखर्जी नगर में रह के तैयारी कर रहा होता, रिजल्ट आता है, वो यूपीएससी क्लियर कर लेता है। और जिस दिन वो यूपीएससी क्लियर कर रहा है, जो उसको जानता भी नहीं था वो उसको जान जाता है, और जो उसको मानता भी नहीं था कि ये मेरा अपना है, वो भी उसके घर पे माला लेके आता, कहता है आपको बहुत बहुत बधाई, आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। क्योंकि उसको पता है कि अब ये कामयाब हो गया। और ये देश नायक पूजा का देश है, यहाँ कामयाब लोगों का बड़ा सम्मान होता है। अगर कामयाब बहुत मेहनत करके भी कोई कामयाब ना हो तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और मैंने अपने जीवन में अपने महापुरुषों से सीखा है कि 3 चीजों के लिए तैयार रहना अगर समाज का काम करने के लिए जाओगे: आरोप, अपमान और नुकसान। अगर ये सहने की हिम्मत हो तो समाज का काम करने के लिए जाना। क्योंकि जिनके लिए लड़ने के लिए जा रहे हो, जैसे आज वो जिनके लिए लड़ रहे हैं दिल्ली में बैठ के, वो तो घर में आराम से सो रहे हैं ना। सोचो कितने बच्चों ने दिया होगा नीट का पेपर। कोई नीट अपीयरेंस यहां भी होगा, नहीं होगा तो उनके भाई होंगे। लाखों बच्चों ने दिया ना, तो लाखों तो नहीं पहुंच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिनके लिए हम लड़ रहे होते हैं उनको नहीं पता कि हम उनके लिए लड़ रहे हो, तो घर में बैठ के बहुत सारे सवाल हम पे खड़े कर सकते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये वो दौर है जहां हर आदमी सोच रहा है लड़ने से पहले कि मुझे क्या मिल रहा है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने इतना काम किया है कि हमारे पास ये सोचने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। हम तो उस कर्ज को उतार रहे हैं जो कर्ज महापुरुषों ने अपने 4-4 बच्चे बलिदान करके हम लोगों पे चढ़ा है। अगर इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन ना आता, इस देश में ये पॉलिसियां ना आती, ये राष्ट्र बन के खड़ा ना होता, इसमें ये अवसर की समानता ना होती, इतने आर्टिकल्स जो है और इतने जो एक्ट बने वो हमें प्रोटेक्शन नहीं देते, तो क्या हम लोग यहाँ पहुंच पाते? भाई काबिलियत दिखाने का मौका कब मिलेगा? जब आपको अवसर मिलेगा। तो कई बार मेरी बैंक्स के जो सीनियर साथी उनसे बड़ा विवाद हो जाता, मैं उनसे कहता हूं कि प्रमोशन समय पे किया करो, प्रमोशन किया करो। जो जिस तरह से ट्रेनिंग पॉलिसी में आप औरों को मौका देते हो, इनको भी मौका दिया करो। क्योंकि मैं एक बात तो जानता हूं भाई कि मेहनत करने में किसी से पीछे नहीं है, इनको बस अवसर की देर है। आप इनको अवसर दीजिए तो ये खुद को साबित करेंगे कि हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं उस बैंक के लिए जिसके एम्प्लॉय। और मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि जिस जहां से आपका घर चल रहा है उसका सम्मान भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए अपने हितों के। बाबा साहब का वो कोट याद है ना कि जब मेरे समाज के और मेरे देश के हितों में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि कोई नहीं खड़ा है। लेकिन जब मेरे हितों में और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश के साथ खड़ा रहूंगा। मैं इस बात को मानता हूं कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। इसलिए मैं भारतीय होने के नाते महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र से बाहर के जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, और स्पेशली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एसएसटी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई की पूरी टीम को, यहाँ के पूरे जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने मुझे बुलाया, आपके लिए बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत सारी मंगल कामनाएं।